हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज का आपका न्यू सिलेबस जो बीए सेकेंडरी के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं जो समाज शास्त्र ले रखे हैं उनके लिए आज का न्यू चैप्टर होगा, यानी कि न्यू मॉडल पेपर के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए। यानी कि अगर बात करें तो सोशियोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपडेट कराया गया है। पहले तो आपका था भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन के अंतर्गत, ये आपका होगा यानी कि प्रश्न पत्र, यानी कि पेपर का नाम ये आपका है भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे वो क्लियर और बहुत ही सुंदर स्वभाव का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपको आज का क्लास बहुत बड़े ही मज़ेदार और मज़ा ही आने वाला होगा। और अब बात करेंगे दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। आइए चलते हैं आपके मॉडल पेपर कि मॉडल पेपर में किस तरीके से आपका क्वेश्चन आया है। आज का आपका जो टॉपिक रहा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर रहा है, यानी कि बीए प्रथम वर्ष का सेकंड सेमेस्टर है जो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी होगा। प्रश्न पत्र आपका है भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। समय आपका होता है 3 घंटे का। खंड आ सेक्शन ए के अंतर्गत आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से है। आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 50 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। पहले का फर्स्ट आपका आता है कि नगर की परिभाषा दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपका होगा पहला का फर्स्ट आंसर आपका होगा, इसमें आपको लिखना होगा कि नगर को ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगा होता है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है। नगरीय जीवन के जीने का जो अपना विशिष्ट ढंग होता है। यहाँ सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों के मध्य द्वितीयक संबंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? जो द्वितीयक संबंध होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यही हमारा होता है नगरी, जो नगर की परिभाषा होती है, यानी कि नगरीय जीवन कुछ इस प्रकार का आपका होता है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन होता है कि कस्बा से क्या समझते हैं आप, यानी कि कस्बा किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। बात करेंगे आपकी, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो 2016 में पूछा गया था आपके पेपर में, और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको इससे सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे युक्त होंगे, यानी कि संयुक्त होते हैं। अब आपको बताएंगे कस्बा किसे कहते हैं। कस्बा के बारे में थोड़ा बताएंगे कि सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच ना तो विभाजन का कोई निश्चित आधार है और ना ही कस्बे का कोई पृथक परिभाषा दी गई है। सन 1961 ईस्वी से पहले होने वाली जनगणनाओं में यह स्पष्ट किया गया था कि 5000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों का तथा विशेष दशाओं में 5000 से कम आबादी वाले किसी को भी एक कस्बा घोषित किया जा सकता है। सन 1961 ईस्वी में की जनगणना से पहले सबसे पहले यह निर्धारित किया गया कि किस स्थान को गांव कहा जाएगा और किसे कस्बा माना जाएगा। इस जनगणना में किसी भी उस क्षेत्र को कस्बे के रूप में परिभाषित किया गया जो 3 शर्तों को पूरा करते हैं। पहला तो आपका आता है इसमें कि जिस क्षेत्र की आबादी 5000 या उससे अधिक हो। दूसरा आपका आता है प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्तियों से कम ना हो, यानी कि जो वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्तियों से कम ना हो। नंबर तीसरा आपका आता है कि उस क्षेत्र में वयस्क पुरुषों की कम से कम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों के द्वारा यानी कि आजीविका उपार्जित करती हैं। तो यही हमारा होता है कस्बा। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, यानी कि ग्रामीण नगरीय सातत्य। यानी कि ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या होता है, इसमें आपको हम बताएंगे कि ग्रामीण नगरीय जो सातत्य है क्या होता है। इसमें आप लोग आंसर में लिखेंगे कि नगर की जो बाह्य सीमा पर चारों ओर
एक ऐसी पेटी मिलती है जो ना तो पूर्ण रूपेण नगरीय और ना पूर्ण रूपेण ग्रामीण होती है। क्या होता है? ना तो पूर्ण रूप से वो नगर के अंतर्गत आता है और ना ही पूर्ण रूप से ये ग्रामीण के अंतर्गत आता है। इसे ही ग्रामीण नगरीय सातत्य की संज्ञा दी जाती है। इसे नगरीय यानी कि उपांत, नगरीय संक्रमण आदि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग उस भाषा में उपांत कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, नगरीय संक्रमण भी कहते हैं। यह नगर की सीमा पर विस्तृत होता है और नगर का आवृत करता है। यानी कि आवृत की बात करें तो ये क्या करता है, आवृत्त करता है। सन 1940 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि नगर उपरांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टी.एल. स्मिथ ने, कौन किया था? टी.एल. स्मिथ ने सन 1937 ईस्वी में, किसमें? सन 1937 ईस्वी में किया था। उनके अनुसार नगर उपांत में नगर सीमा के निकट ग्राम कृषियेतर जनसंख्या के प्रभाव के साथ एकता विशिष्ट भूमि उपयोग भी देखा जाता है। सन 1940 ईस्वी में L.A. मास्टर ने बताया कि ग्राम में नगरीय उपांत में नगरीय तथा कृषि भूमि का उपयोग का मिश्रण मिलता है। तो यही हमारा होता है ग्रामीण नगरीय सातत्य। ग्रामीण नगरीय सातत्य हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, कि ग्रामीण जीवन का अर्थ बताइए। यानी कि ग्रामीण जीवन में क्या होता है, ग्रामीण जीवन का जो अर्थ है उससे क्या तात्पर्य होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताएंगे। इसमें आप आएगा कि ग्रामीण जीवन का अर्थ समुदाय के उस स्वरूप से है जो अनौपचारिक और प्राथमिक, सरल और परंपरावादी संबंधों के द्वारा समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, जो समाज की जो पहली अवस्था होती है उसको पूरा करती है। सामान्यतः कृषि, यानी कि सामान्यतः किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन आधारभूत होता है। तो ये हमारा होता है, यानी कि जो ग्रामीण जीवन जो होता है वो हमारा जो है वो आर्थिक और सामाजिक संगठन के उपरांत ही आधारभूत यानी कि निहित होता है। लेकिन भारत में ग्रामीण जीवन का महत्व अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि आज भी भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तो यही हमारा होता है ग्रामीण जीवन का अर्थ। उसके बाद फिर आपका क्षेत्रवाद क्या है, बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन ये भी है। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? यानी कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो होगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपका वो क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं? यानी कि भारत के विस्तृत भूभाग के कारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान व्यवस्था निर्मित नहीं हो पाती है। क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना और क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात का भावना ग्रसित होकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लागू करना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है, जो सरकारी योजनाओं को लागू करता है। फिर आपका होता है कि वर्तमान समय में भारत की विभिन्न प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं, यहाँ तक कि एक ही प्रांत के विभिन्न भागों में अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में अलग अलग जन नेताओं का वर्चस्व है। यानी कि अलग अलग नेताओं का अपने अपने जगह पे अपना अपना क्या है, नेतृत्व है, वो अपना धाक जमाए बैठे होते हैं। तो यही क्षेत्रवाद के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका आता है ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें केंद्र सरकारों को पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाती हैं और अथवा अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में क्षेत्रवाद का आरोप लगाया जाता है। तो यही होता है क्षेत्रवाद का, से आप क्या कहें, क्षेत्रवाद का तात्पर्य होता है। तो क्षेत्रवाद में ये सारी चीज़ें आपका निहित होता है कि वहाँ का जो राजनीतिक से होता है, उसका फिर संगठन होता है, सहकारी विभाग होता है। तो ये योजनाएं इसका आपके क्षेत्रवाद के अंतर्गत पाया जाता है। तो दोस्तों आपका आज ये आपका छठवां क्वेश्चन आएगा इसमें कि भारतीय महिलाओं की प्रमुख विशेषताएं यानी कि प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इसमें आपका होगा कि भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका आएगा, इसमें पहला आता है आपका लिंग भेदभाव। दूसरा आपका आता है पारिवारिक समस्याएं यानी कि बाल विवाद, दहेज आदि। तीसरा आपका आता है वैवाहिक समस्याएं। चौथा आपका आता है पर्दा प्रथा। फिर पांचवा आता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। छठवां आता है शैक्षणिक समस्याएं। सातवां आता है आर्थिक समस्याएं और आठवां आता है सामाजिक समस्याएं। यानी कि बात करें तो जो स्वास्थ्य संबंधी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में फिर आर्थिक रूप से यानी कि जो आर्थिक उनके यहाँ आर्थिक रूप से होते हैं, यानी कि
किसी मान लो कि किसी का घर नहीं बना है, किसी का कुछ भी हो, तो अर्थ में धन प्राप्ति के अंतर्गत आपका आता है। उसके बाद में फिर आपका आता है सामाजिक, कि समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ आता है। फिर आपका है 7वां क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको थोड़ा बहुत इसमें बताएंगे। इसमें आपका होगा वर्ष जो है 1991 ईस्वी से 2001 के 50 वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या जो थी वो 66.6 करोड़ व्यक्तियों के वृद्धि का अनुभव की गई। साथ ही भारत के जनसंख्या का आकार में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है। भारत की जो जनसंख्या 1991 से 2001 के दशक में जो थी वो 21.134% की वृद्धि हुई। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भारत में हो रही जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इस संदर्भ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारत में हो रही वर्तमान जनसंख्या वृद्धि विश्व के समस्त देशों में सर्वाधिक है। तो ये हमारा रहा जनसंख्या विस्फोटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, फिर आपका आता है दोस्तों इसमें कि भारत विद्या इंडोलॉजी से क्या तात्पर्य है। इसमें आपको बात बताया जाएगा भारत यानी कि विद्या इंडोलॉजी से क्या तात्पर्य है आपका। आपको समझ में ये आएगा कि आप सोच रहे हो कि इंडोलॉजी क्या होता है और भारत यानी कि भारत में जो विद्या है वो उसमें इंडोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। जो भारत विद्या अध्ययन है जो भारतीय समाज की भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े अवधारणाओं, सिद्धांतों और पृष्ठभूमि से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भारत विद्या अध्ययन में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से संबंधित 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 2 महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत से संबंधित अध्ययन सम्मिलित हैं। भारतीय विद्या अध्ययन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से भारतीय संस्कृति या यहाँ की प्राचीन सभ्यता और समाज के संरचनात्मक तत्वों के अध्ययन पर केंद्रित है। तो यही हमारी होता है भारतीय विद्या यानी इंडोलॉजी, यानी इंडोलॉजी ही भारतीय विद्या कहते हैं इंडोलॉजी के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि प्रकार और अप्रकार से अंतर बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है कि प्रकार और अप्रकार का अंतर क्या है। इसमें आपका हो जाएगा कि प्रकार और अप्रकार में अंतर, यानी कि मार्टन के अनुसार, यानी कि प्रकार जिसे हम कहते हैं, प्रकार जिसे कहते हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? फंक्शन बोलते हैं। वे गोचर परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में तदात्मीकरण यानी अनुकूलन होते हैं, यानी कि अनुकूलन होते हैं और समाज को बढ़ाते हैं। अनुकूलन की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से होते हैं। और जो अप्रकार होते हैं इनकी डाइज फंक्शन, क्या होते हैं आपके? डाइज फंक्शन। ये वे निरीक्षित परिणाम जो किसी व्यवस्था में यानी कि यानी कि क्या होते हैं? तदात्मीकरण, अनुकूलन को, समायोजन को कम करते हैं। ये आपको क्या कहते हैं? कम कर देते हैं। और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है यानी कि प्रकार है वो बढ़ाते हैं तदात्मीकरण को, यानी कि अनुकूलन को बढ़ाते हैं और अप्रकार जो क्या होते हैं? घटाते हैं। तो यही हमारा होता है प्रकार और प्रकार में अंतर। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विवाह के प्रमुख स्वरूप। जो विवाह के जो प्रमुख स्वरूप हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपका है विवाह के प्रमुख स्वरूप। इसमें आपका आएगा भारत में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भारत में जनजातियों में विशेष कर अनेक प्रकार की विवाह संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के विवाह के अपने अपने गुणदोष हैं। भारत के मुख्य रूप से विवाह के निम्न 3 रूप प्रचलित हैं। पहला तो आपका आता है एक विवाह, दूसरा आपका आता है बहुविवाह और तीसरा आता है क्या दोस्तों? समूह विवाह। यदि एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती है तो उसे हम कहते हैं एक विवाह। यदि कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों अथवा एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों को पति रूप में स्वीकार करते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुविवाह कहते हैं। एक समूह के पुरुषों का दूसरे समूह की स्त्रियों से विवाह करना समूह विवाह कहलाता है। यही हमारा हिंदुओं में समूह विवाह का प्रचलन कभी नहीं रहा है। ये चीज़ें आपको अगर बात करें तो ये हिंदुओं में इस समूह का विवाह कभी प्रचलन नहीं हुआ। तो ये हमारा रहा विवाह के प्रमुख स्वरूप।
उसके बाद में आपका आता है दोस्तों, तो ये आपका सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके सारे बताया। और जो भी आपको इसमें फंसने का थोड़ा चांसेस हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें। और वीडियो मुझे अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ें कहने के बाद में कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। और बात करेंगे दोस्तों आपके नेक्स्ट यानी कि सेक्शन बी। अगर दोस्तों वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इतना तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि आप लोगों के पढ़ थोड़ा बहुत मैं इसमें हेल्प करवाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका आता है खंड बा सेक्शन बी। इसमें आपका यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है वो 200 शब्दों में देना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषाई विविधता क्या है, यानी कि सेक्शन बी से यानी खंड बा से आपका जो होगा कि भाषाई विविधता क्या है स्पष्ट कीजिए। फिर आपका आता है दोस्तों भाषा यानी कि भाषाई विविधता क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसमें भाषा की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं मिलती हैं। भारत में कुछ भाषाएं तो बहुत समृद्ध हैं, उनमें से हिंदी हो गई, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, उड़िया, बंगाली और असमिया प्रमुख हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं उनमें प्रमुख 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है आपका। पहला तो आपका आता है इसमें इंडो आर्यन परिवार, दूसरा आता है द्रविड़ परिवार और तीसरा आपका आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अब पहले में आपका आता है इसके अंतर्गत यानी कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत में आपको पूछा गया है कि इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी और हिमालयी आदि भाषाएं मिलती हैं। ये आपकी आती हैं इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत। दूसरा आपका आता है इसमें कि द्रविड़ भाषा परिवार, यानी इसके अंतर्गत जो पूछा जाता है आपका जो भाषाएं आपको सम्मिलित है वो तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है एवं गोंडी आदि भाषाएं मिलती हैं। फिर तीसरा आपका आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें मुंडारी, संथाली, खासी हो खरिया, बिरहोर, खुमज, कोरवा, कोरकू एवं जुआंग आदि भाषाएं प्रमुख है। यानी इसके अतिरिक्त चीनी, तिब्बती परिवार की भाषाएं जैसे मणिपुरी हो गई, नेवाड़ी हो गई, लेप्चा हो गया एवं नागा भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। वे हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी और तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब कुल मिला के 22 यानी कि 22 भाषाएँ हो गई हैं। भारत में प्रमुख भाषाएँ एवं उनका वितरण निम्न प्रकार से है। पहला तो आपका आता है इसमें हिंदी। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। यह भाषा प्रमुख यानी कि मुख्यतः उत्तरी भारत में बोली जाती है। किस में बोले थे? उत्तरी भारत में बोली जाती है। दूसरा आपका आता है इसमें कि उर्दू। यह अरबी, फारसी तथा हिंदी का मिश्रित भाषा है। इसका प्रचलन मुस्लिम शासन के दौरान भारत में हुआ। फिर आपका नेक्स्ट आता है असमिया। क्या आता है? असमिया। इसका प्रयोग असम प्रांत में लगभग 1.30 करोड़ जनसंख्या द्वारा किया जाता है। फिर आपका आता है चौथा यानी बंगला। यह भाषा बंगाल में बोली जाती है। फिर पांचवा आपका आता है उड़िया। उड़िया इसका प्रयोग उड़ीसा में यानी इसका जो भाषा की जो बोली है वो उड़ीसा में होता है। जिस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाते हैं उसे हम कहते हैं उत्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल कहते हैं। छठवां आपका आता है पंजाबी। इसका प्रयोग पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सातवां। फिर आपका आता है इसमें सिंधी। भारत में विभाजन के पूर्व यह सिंध प्रांत की भाषा थी। इसे भी संविधान के प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। फिर आपका आता है नेक्स्ट मराठी। इस भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है। फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट राजस्थानी। यह भाषा का प्रयोग राजस्थान में होता है। यह हिंदी का ही एक उपशाखा है। फिर आपका आता है गुजराती। इस भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र प्रांत यानी कि गुजरात तथा काठियावाड़ में यह भाषा बोली जाती है।
फिर आपका आता है हिमाली। हिमाली में आपका आता है यह भाषा पूर्वी कश्मीर से भूटान तक हिमालय के पहाड़ी ढलानों पर बोली जाती है। फिर आपका आता है बिहारी। यह भाषा जो है वो बिहार प्रांत की भाषा है। इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी होती है, उसके बाद में आपका आता है मैथिली आती है, उसके बाद फिर मगही आती है। ये 3 भाषाएं आपका बोला जाता है। फिर आपका है तेलुगु। यह भाषा उत्तर यानी कि उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण हैदराबाद, आंध्र और मैसूर के कुछ भागों में बोली जाती है। फिर आपका है तमिल। इसका प्रचलन तमिलनाडु एवं दक्षिण के कुछ राज्यों में पाया जाता है। 15वां फिर आपका है कन्नड़। इस भाषा का प्रचलन जो है वो पश्चिम तमिलनाडु, मैसूर तथा हैदराबाद के कुछ भागों में कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है। फिर आपका आता है मलयालम। इसका क्षेत्र केरल प्रांत है। इस भाषा पर संस्कृत का पूरा प्रभाव है, यानी कि जो मलयालम है वो केरल में है और इस भाषा में संस्कृत का पूरा प्रभाव है। इसका यानी कि अब फिर आपका यानी संस्कृत, इसे हम कहते हैं देववाणी कहते हैं। इसे किस भाषा का प्रयोग में दिया गया है? ये देववाणी का प्रयोग यानी कि देववाणी के रूप में इसको बोला गया है, यानी इसे देववाणी भी कहते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों की रचना इसी भाषा में, इसका प्रभाव भारत की कई भाषाओं पर पाया जाता है। तो ये रहा मतलब आपका भाषा की जो विविधता थी, ये जो उसकी विविधताएँ थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताइए। इसमें आप आएगा जनसंख्या वृद्धि। एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाओं को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका आता है दोस्तों मंद वृद्धि दर, जो 1901 से 1921 तक आया। दूसरा आपका आता है कि स्थिर वृद्धि दर, जो 1921 से 1951 ईस्वी तक पाया जाता है। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है 1951 से 1981 तक। और चौथा आपका घटती वृद्धि दर, जो 1981 से उनके हो गया 2011 तक, यानी कि प्रथम अवस्था की अवधि में जनसंख्या अत्यंत धीमी गति से यानी कि 0.27 वर्ष से बढ़ी। और दूसरी अवस्था में 1900 से 1951 लगभग समान जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य रही और वर्ष 51 से 81 के बीच जनसंख्या तीव्र से बढ़ी है और यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि क्रमशः कम होती गई। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए। पहला तो आपका था परिवार कल्याण जैसे कृत्रिम उपाय अपनाने के लिए कानून द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय किया जाए। दूसरा आपका था शिक्षा की तीव्र प्रचार प्रसार किया। फिर आपका आता है नेक्स्ट, यानी कि शिक्षा की तीव्र प्रचार प्रसार किया जाए। इसमें जनसंख्या वृद्धि की तीव्रता में कमी लाई जाती है। तीसरा आपका था कुछ ऐसी ऐच्छिक एवं अनिवार्य प्रतिबंधों को अपनाने के लिए जन सामान्य का जागरूक किया जाए। इसमें आपका यानी कि जन सामान्य जो आपका होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है उनको जागरूक, यानी जो सामान्य रूप से जागरूक नहीं उनको जागरूक बनाया जाए। फिर आपका चौथा है कि जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय संतुलन के लिए क्षेत्रीय स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो स्थानांतरण है उसको क्या होना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद में फिर आपका होता है चौथा, पांचवा आपके देश में गरीबी कम करने के लिए दलदली भूमि, चरागाह व अन्य भूमि की कृषि योग्य बनाकर कृषि भूमि का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें गरीबी में कमी आएगी जो जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सहायक होगी। फिर आपका था नेक्स्ट कि आर्थिक विकास के प्रयासों को अधिक तीव्रता प्रदान की जाए जो मानव संसाधन विकास में सहायक होगा। आर्थिक विकास हेतु कृषि वैज्ञानिक विधियों का उपयोग उद्योगों में कृषि उत्पादन हेतु ऊर्जा उत्पादन व विकास की ओर अधिक रूप मिलते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट
फिर आपका नेक्स्ट आता है कि वैवाहिक प्रतिबंध, यानी प्रत्येक जाति में अंतर विवाह के नियम को कठोरता से पालन किया जाता है, और अर्थात कोई भी सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता। आरंभ में यह नियम विभिन्न वर्णों के बीच पृथकता बनाए रखने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक पृथकता की भावना बढ़ने के साथ ही सभी प्रमुख जातियां अनेक उपजातियों में विभाजित होती गईं, और अन्य उपजातियों केवल अपने समूह में ही अंतर्विवाह की नीति को अपनाने लगी। यानी कि वेस्टरमार्क जो जाति के विवाह संबंधी प्रतिबंध से इतने अधिक प्रभावित थे कि अपने अंतर्विवाह को नीति को जाति व्यवस्था का सारतत्व कहा है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है कि जातियों की समाज और धार्मिक यानी कि नियोग्यताएँ, यानी कि जो जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएँ हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। फिर आपका आता है कि जाति व्यवस्था ने विभिन्न जातियों के सैद्धांतिक उच्चता व निम्नता के आधार पर ही कुछ जातियों को विशेष अधिकतर प्रदान किया गया है, जबकि कुछ जातियों को सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जहाँ एक और यानी कि जहाँ ब्राह्मणों को सभी सुविधाएं प्रदान की गई है, और वहीं दूसरी ओर आश्रित जातियों को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के कोई अधिकार प्रतिबंध नहीं दिए गए हैं। इन्हें सामाजिक अधिकारों यानी कि इन्हें जो है वो सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, और दक्षिण भारत में अनेक प्रतिबंधों का चरम सीमा पे इनको रूप से देखने को मिलता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि हिंदू जाति व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति पर आधारित है। इसमें संदेह करना स्वयं एक अधर्म है, और इस भावना का आधार जो है वो अन्य जातियाँ यानी हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं, और इसी आधार पर हिंदू जाति व्यवस्था एक बंद स्तरीकरण की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कराती है, यानी कि करती है। इस तरीके से आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जनसंख्या रोकने के उपाय के बारे में बताया। फिर आपका आता है नेक्स्ट, फिर आपका 14 क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जनजातियों में प्रचलित बहुपति विवाह को स्पष्ट कीजिए, यानी कि बहुपत विवाह का स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना होगा, यदि एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर लेती हैं तो ऐसा विवाह जो है वो क्या होता है, वो आपका आता है बहुपत विवाह के अंतर्गत आपका आता है। सभ्य समाजों में बहुपत विवाह का प्रचलन नहीं है। महाभारत के समय द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह बहुपत विवाह का एक उदाहरण है। बहुपति विवाह के प्रकार, बहुपत विवाह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आता है कि भातिर बहुपति विवाह, और दूसरा था अभातिर बहुपति विवाह। यानी कि इस प्रकार के विवाह में, यानी कि आप आ में लिखेंगे आप कि भातिर बहुपति विवाह, इस प्रकार के विवाह में स्त्री के जो पति होते हैं वे भाई भाई होते हैं। यानी कि भातिर बहुपति विवाह की प्रथा भारत में नीलगिरी की टोडा तथा जौनसार बाबर की खस जनजातियों में पाई जाती हैं। टोडा जनजातियों में किसी स्त्री की जिस पुरुष से विवाह होता है उसके भाई उस स्त्री के पति माने जाते हैं। स्त्री का विवाह होने के पश्चात पति का जो भाई उत्पन्न होता है वह चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो उसका पति माना जाता है। स्त्री के प्रथम बार गर्भवती होने पर सबसे बड़ा भाई यानी कि पुरुषोत्तमी संस्कार करके उसका पति मान लिया जाता है, और द्वितीय बार में होने पर किसी प्रकार का संस्कार करके पति का दूसरा छोटा भाई उसका पति मान लिया जाता है। उसके बाद टोडा तथा खस जनजातियों में स्त्री पति के घर जाकर पतिगृह में ही उसे संतान उत्पन्न होती हैं, और इस प्रकार इस प्रथा को पितृसत्तात्मक बहुपति विवाह कहते हैं। तो ये जो जनजातियों का विवाह होता है कुछ इस तरीके से आपका होता है। फिर आपका आता है सेकंड में 12 नंबर की अभातिर बहुपति विवाह। इसमें आपका था कि मालाबार की नायर जाति में अभातिर बहुपति विवाह प्रचलित है। इस प्रथा में यह आवश्यक नहीं होता है कि स्त्री के सभी पति भाई भाई हों। स्त्री के अनेक पति बारी बारी से उनके घर जाकर रहते हैं।
स्त्री विवाह के पश्चात भी अपने घर में ही रहती है। पत्नी की आज्ञा मिलने पर उसका पति उसके घर आकर रहता है। यही कारण है कि संतान माता का वंशज मानी जाती है। क्या होता है? वंशज मानी जाता है। इस प्रकार यहाँ मातृसत्तात्मक बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ। अब बहुपति विवाह से लाभ क्या है आपका, ये चीज़ें मैं आपको बताएंगे। इसमें आपका है कि बहुपति विवाह से निम्नलिखित लाभ है। पहला तो आपका आता है इसमें कि कुछ समाजों में परिवार के आर्थिक कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2 आपका है कि जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम होती है, वहाँ के समाजों के लिए यह प्रथा उत्तम है। तीसरा आपका आता है इसमें आपका कि इस प्रथा में स्त्रियों की दशा अच्छी रहती हैं। और फिर आपका आता है बहुपति विवाह से हानि। क्या होता है? बहुपति विवाह से हानि। इस प्रथा से कुछ हानियाँ भी हैं। ये हानियाँ निम्नलिखित रूप से हैं। पहला तो आप स्त्रियाँ गुप्त रोगों का शिकार हो जाती हैं। दूसरा आपका आता है कि विवाह विच्छेद के प्रकरणों में वृद्धि हो जाती है। तीसरा, स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। चौथा आपका आता है स्त्रियां प्रथा यानी कि इस प्रथा में बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक उत्पन्न होते हैं। फिर पांचवा आपका आता है कि परिवार में सदैव अशांति बनी रहती है। तो ये हमारी बहुपति विवाह से जो हानि है ये है आपका होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है पांचवा क्वेश्चन, ये संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताइए। संयुक्त परिवार की विशेषताएं आपको यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें आपको लिखना होता है कि संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला आपका आता है पहले आपको आता है कि विस्तृत आकार। क्या आता है दोस्तों? विस्तृत आकार। फिर संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। एक संयुक्त परिवार में सामान्यतः 3-4 पीढ़ी के सभी रक्त संबंधी और विवाह द्वारा सम्मिलित होने वाले सदस्यों के कारण इनकी सदस्य संख्या जो है वो 40 से 50 या इससे भी अधिक हो जाती है। सामान्यतः नगरों के संयुक्त परिवारों की तुलना में ग्रामीण एवं जनजातीय संयुक्त परिवारों का आकार जो है वो अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। फिर आपका आता है दूसरा, यानी कि दूसरा आपका आता है इसमें कि सम्मिलित संपत्ति में क्या आता है कि कानूनी एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार की जो संपत्ति सम्मिलित होती है, यह संपत्ति संपूर्ण परिवार की होती है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सभी के सामान्य लाभ के लिए होता है। मनुस्मृति में संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए यह व्यवस्था दी गई है। माता पिता के मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ही समस्त पैतृक संपत्ति को ले और दूसरे भाई की उसके संरक्षण में उसी प्रकार रहे जैसे वे पिता के साथ रहते थे। फिर तीसरा आपका आता है इसमें सामान्य निवास स्थान। संयुक्त परिवार की यह विशेषता सम्मिलित संपत्ति की भावना को दृढ़ बनाती है और परिवार को एक बड़ा आकार प्रदान करती है। सामान्य निवास स्थान के बिना यह सोचना भी कठिन है कि सदस्यों में सहयोगी संबंध बने रहेंगे। फिर चौथा आपका आता है इसमें कि कर्ता का सर्वोच्च स्थान। यानी कि संयुक्त परिवार की संरचना में कर्ता का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कर्ता जो है वो परिवार की नीतियों को स्पष्ट करता है और सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन करता है, आय को सुरक्षित रखता है, सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करता है और परिवार के नियम की अवहेलना करने वाले सदस्यों के दंड को व्यवस्था करता है। फिर पांचवा आपका आता है इसमें कि सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण। क्या होता है इसमें? संयुक्त परिवार की जो संरचना में विभिन्न सदस्यों एवं जातियों की समितियां को जाति सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता तथा शक्ति प्रदान करने एवं आर्थिक लाभ में पहुंचाने का कार्य करती है। फिर आपका आता है इसमें कि नंबर 3 आता है जातियों के बदलते हुए संबंध। यानी वर्तमान समय में जातियों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले 2 जातियों के बीच यानी कि जजमानी संबंध पाए जाते थे और एक जाति दूसरी जाति अपने व्यवसाय द्वारा सेवा करती थी। जब जजमानी संबंध समाप्त होने लगा, सत्ता अब उच्च जातियों के हाथ में निम्न एवं बहुसंख्यक जातियों के हाथों में आई। यह बात पंचायतों के चुनाव में स्पष्ट है। तो ये हमारा था जातियों के बदलते हुए संबंध। फिर आपका नेक्स्ट है कि 6वां क्वेश्चन आता है सीमांत एवं छोटे किसान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना होगा कि सीमांत किसान एवं छोटे किसान का अर्थ। इसमें आपको लिखना है कि सीमांत किसानों से तात्पर्य ऐसे किसानों से है
जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु किसान, 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम और 4 से 10 हेक्टेयर वाले मध्यम एवं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बृहद किसान माने जाते हैं। देश में 12% सीमांत, 14% लघु और 21% अर्ध मध्यम और 30% मध्यम और 23% बृहद जोते यानी कि लार्ज होल्डिंग्स हैं। सीमांत जो किसान है वो देश में 2.5 करोड़ हैं और खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान एवं छोटे किसान जो हैं वो मिलकर हैं वो कुल ग्रामीण में परिवारों में लगभग 75% भाग को निर्माण करते हैं। ये सभी ग्रामीण लोग करीब 1961 के देश में 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर एवं 9.95 करोड़ किसान थे। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में खेतिहर मजदूरों की जो जनसंख्या हुई 4.75 करोड़ थी। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 5.6 यानी कि 5.6 करोड़ खेतिहर मजदूर थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या जो है 7.8 करोड़ है। इनकी वर्ष 1990 से 91 में कुल देशों में कुल जोतों जो है वो 19% सीमांत किसान, 19% लघु किसान और 13.21% अर्ध मध्य किसान तथा 7.2 है वो मध्यम और 1.6 जो बृहद किसान थे। इस प्रकार खेतिहर मजदूर जिनमें भूमिहीन मजदूर भी सम्मिलित हैं, सीमांत किसान एवं छोटे किसान मिलकर ग्रामीण कमजोर वर्ग का निर्माण करते हैं। तो ये आपका सीमांत एवं छोटे किसान आते हैं इसमें आपका। फिर ये आपका सेक्शन बी का ये सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके आपको यहाँ पे बताया। यानी कि इसमें आपको पहला क्वेश्चन बताया कि भाषाई यानी कि भाषाई विविधता से क्या था स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा आता है जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताइए। फिर चौथा क्वेश्चन जनजातियों में प्रचलित बहुपति विवाह को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पाँचवा दोस्तों कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताइए। फिर छठवा आपका आता है कि सीमांत एवं छोटे किसान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर आपका आता है खंडसा के अंतर्गत। खंडसा में कितने क्वेश्चन पूछे, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य से लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो 500 शब्दों में लिखना है। सातवां क्वेश्चन आपका कि भारतीय समाज संगठनात्मक और संरचनात्मक आधारों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारतीय समाज में जो है वो संगठनात्मक और संरचनात्मक आधारों की विवेचना कीजिए। फिर आठवां क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय समाज में विविधता में एकता पर टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन यानी कि संस्कार क्या है, यानी कि भारतीय समाज जीवन में संस्कारों के महत्व की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन आपका आधुनिक नगरीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये सारे लॉन्ग आंसर जो है आपके होते हैं। लॉन्ग आंसर में एक एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया और इसका आपको मैं बहुत ही जल्द ही इस सारे क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग को आसानी हो जाएगा थोड़ा पढ़ने में, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में बराबर पूछा जाता है। तो अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होंगे दोस्तों, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।